हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पे। और गाइस, पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो मास्टर यावलाव रहते हैं और इनके साथ जियान वगैरह सभी स्पेशल ट्रेड फेयर में आ गए रहते हैं। अब आगे पहली चीज़ का ऑक्शन शुरू होता है। ओल्ड मैन बाओ शेन अपने हाथ से एक मूवमेंट करते हैं और उनके पास के स्पेस में डिस्टॉर्शन होता है और सामने एक डेंस वाइट बोन विंग्स प्रकट हो जाते हैं। ये डेमन फिनिक्स विंग होते हैं। जियान इसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि एंशियंट फिनिक्स क्लैन वाले अपने क्लैन के डेड बॉडीज़ को भी संभाल कर रखते थे। अपने क्लैन के डेड बॉडीज़ को इन्होंने जल्दी, मतलब अगर किसी के पास ये देख भी लिए कि किसी के पास ये बोन विंग्स हैं, तो ये उस पर पक्का अटैक करते थे। और जियान के साथ ये पास्ट में हो चुका था, क्योंकि जियान के पास बोन विंग्स ऑलरेडी थे डेमन फिनिक्स के। इन फिनिक्स विंग्स के कारण जियान ने अपने कई बार ओपोनेंट को पास्ट में सरप्राइज भी किया रहता है, और कई बार अगर ये पावरफुल ओपोनेंट से मिलता है तो उनसे बचकर भी निकल गया रहता है। तो इस फिनिक्स विंग्स का ओनर कम से कम डाउजन 8 लेवल का रहा होगा। और फिलहाल जो इस फिनिक्स विंग को लेकर आया था यहाँ पे सेल करने के लिए, उसने ये मांग की थी कि उसको टायर 8 की पिल चाहिए, और जो कम से कम 4 लाइटनिंग कलर्स को समन कर सके, मतलब 4 कलर्ड टायर 8 पिल उसको चाहिए। इससे वो एक्सचेंज करने को तैयार था। जियान इस समय अपने पीठ को चेयर से टिका के काफ़ी मज़े कर रहा था। 5 मिनट तक इस हॉल में साइलेंस बना रहता है। तभी एक ब्लैक डाउपेंग वाला बंदा एक कॉर्नर से उठता है और बाओ शान की तरफ एक टायर 8 की जेट बॉटल उछाल देता है। बाओ शान बाद में पूछता है कि क्या कोई विंग्स के लिए और हायर प्राइस लगाना चाहेगा। मतलब जब ये बंदा एक टायरेट की पिल दे देता है इनको, तो ये आगे की बोली के लिए क्या कोई और है जो इससे ऊपर की बोली लगाना चाहेगा। लेकिन माहौल पूरा शांत था। इसके बाद बाओशन ये बोन विंग्स उस ब्लैक डाउपेंग की तरफ उछाल देते हैं। ये बंदा थोड़ी देर इन्हें देखता है, फिर अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है, मतलब जांच परख करने के बाद। ये बोन विंग्स एक 6 स्टार डाउजन लेवल के बंदे के थे, जो एंशियंट हेवन फिनिक्स टाइप का रहा होगा। पहले ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद ओल्ड मैन बाओसान स्माइल करते हैं और एक पेल गोल्डन स्क्रॉल सामने आ जाता है। ये किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टियान क्लास लो लेवल डाउस्किल होती है। ये टेक्निक 1000 साल पहले एक सेंट लियू ली ने बनाई रहती है। ये टेक्निक को अगर कोई बंदा पीक तक मास्टर कर ले, मतलब पूरा कंप्लीटली मास्टर कर ले, तो उस बंदे की जो बॉडी है एक मेटल के समान अभेद्य हो जाएगी। मतलब इस पे जल्दी कोई अटैक करेगा तो इसको असर भी नहीं होगा, और इस बंदे के एक पंच से स्काई भी कोलैप्स कर जाए। ये काफ़ी पावरफुल टेक्निक थी। इसे अटैक और डिफेंस दोनों के लिए यूज़ कर सकते थे, इसलिए इसका महत्व थोड़ा ज़्यादा रहता है। जियान की आंखों में इस टेक्निक को देखकर एक अलग चमक थी। इस टेक्निक का ओनर इसे टियान क्लास लो लेवल वाटर एफिनिटी की मेथड के साथ एक्सचेंज करना चाहता था, या कोई मेडिसिनल पिन जो इसके वैल्यू के बराबर हो, ऐसा ओल्ड मैन बाओसान बताते हैं। इस स्किल में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे। मतलब ये जो किंग कॉन्ग टेक्निक थी, एक आदमी तुरंत ही एक पेल ब्लू स्क्रॉल ओल्ड मैन बाओसान की तरफ उछाल देता है, मतलब दे देता है। ओल्ड मैन इस स्क्रॉल को पढ़ ही रहे थे, तभी 3 लोग और अपनी अपनी स्क्रॉल इनके तरफ उछाल देते हैं, ओल्ड मैन बाओसान की तरफ। ये चारों स्क्रॉल्स टियान क्लास लो लेवल की मेथड ही रहती है। मतलब की मेथड मतलब गाइस जिससे हम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में, डाउ की। जियान भी इस समय थोड़ा हैरान था कि मतलब इस किंग कॉन्ग टेक्निक के लिए इतने लोग, मतलब अपना एक इतना हाई लेवल का की मेथड देने को भी तैयार हैं। ओल्ड मैन बायोसान इन सभी स्क्रॉल्स को फाइनली देखते हैं और काफ़ी देर तक इसे मतलब पढ़ते हैं थोड़ी देर, और फिर ये 3 स्क्रॉल उनके ओनर्स को वापस कर देते हैं। मतलब ये तीनों स्क्रॉल्स काफ़ी नहीं थे उस लेवल को कि ये उसको उसके बदले एक्सचेंज कर पाएँ। और एक ब्लैक रोब्ड मैन को उसके की मेथड के बदले में, मतलब 4 लोग दिए रहते हैं, तो 3 लोगों का जो ये मेथड रहता है ये वापस कर देते हैं, और चौथे आदमी का मेथड रख लेते हैं और उसे किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक दे देते हैं। ये तीनों लोग जिनके स्क्रॉल्स वापस कर लिए गए थे, मतलब इनका स्क्रॉल्स सेलेक्ट नहीं हुआ था, ये थोड़े निराश थे। इस दौरान ये ऑक्शन फिर बढ़ने लगता है धीरे-धीरे, पर जियान इनमें इंटरेस्टेड नहीं था जो बाकी की चीज़ें ऑक्शन में आती हैं। ये फाइनली स्काई क्वाइट पॉइजन बुक की तरफ बीट करता है और इसे 2 टायर 8 की मेडिसिन जो 5 कलर्ड लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकती थी, उसके बदले में एक्सचेंज कर लेता है। ये बुक
ये लिटिल फेरी के लिए खरीदता है, क्योंकि ये एक पॉइजन बुक थी और इसमें काफ़ी सारे अलग टेक्निक्स थे पॉइजन्स को यूज़ करने के, और इस मेथड को एक एलाइट डाओ शेंग ने आज से हज़ारों साल पहले बनाया होता है। अभी तक प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का मैप का जिक्र भी नहीं हुआ था। तभी ओल्ड मैन बाओसेन अनाउंस करते हैं और कहते हैं, अब हम इस ट्रेड की सेकेंड लास्ट आइटम की ऑक्शन शुरू करेंगे। इस समय इन ओल्ड मैन के हाथ में एक येलोविश एंशिएंट स्किन होती है। इस मैप से जियान काफ़ी फेमिलियर था, क्योंकि 3 हिस्से इसके पास पहले से ही थे इस मैप के। इस समय जियान काफ़ी इम्पेशेंट होता है, मतलब उसको काफ़ी जल्दी होती है। जियान इस चीज़ को 10 साल से खोज रहा था। ओल्ड मैन बाओशान बताते हैं कि ये लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस का एक पार्ट है, मतलब मैप है। सबको इस हेवनली फ्लेम के बारे में पता था। तो मास्टर यावलाओ भी इस हेवनली फ्लेम को लेकिन अभी तक देखे नहीं रहते हैं। ये केवल प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस का एक पार्ट रहता है, पर इस हेवनली फ्लेम के लोकेशन के बारे में इससे जाना जा सकता था। ओल्ड मैन बताते हैं कि इस मैप का ओनर इसे कुछ टायर 8 की पील्स के साथ, जो 6 कलर्ड लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर पाए, के साथ एक्सचेंज करना चाहता था। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जैसे टायर 8 की पील है, तो अगर वो उस पर एक ही बिजली गिरी, मतलब 1 कलर्ड, तो वो टायर 8 की 1 कलर्ड होगी। वैसे जैसे जैसे उस पर बिजली की मात्रा बढ़ती जाएगी, मतलब कई कलर की बिजली, तो वैसे वैसे उसका टायर 8 में भी ग्रेड थोड़ा हाई होते जाता है। इसके बाद बीडिंग शुरू हो जाती है। एक बूढ़ा आदमी बोली लगाता है, वो कहता है 3 6 कलर्ड टायर 8 की मेडिसिन पिल। एक दूसरा आदमी बोलता है 4, मतलब 4 कलर्ड, सॉरी 6 कलर्ड टायर 8 की 4 पिल। और फिर ऐसे ही चलते रहता है। एक आदमी 5 लगाता है, एक आदमी 6 लगाता है, 6 कलर्ड मेडिसिनल पिल की बोली लगाता है। इस समय ओल्ड मैन बाओशैन काफी खुश थे। सभी को पता था कि ये मैप का हिस्सा इससे भी कहीं ज्यादा कीमती था। जियान इस समय थोड़ा चिंतित था। वो मास्टर से कहता है, अब हम क्या करें? मास्टर कहते हैं, चिंता मत करो, अभी हम वेट करते हैं। यावलाओ की बात सुनकर जियान हाँ में सर हिलाता है। जियान इस समय कैसे भी करके अपने दिल को संभालता है। इस समय भीड़ बढ़ती जा रही थी। केवल एक मैप के हिस्से की लोग इतना क्रेजी हो जाएंगे, जियान ने ये कभी सोचा भी नहीं था। 10 मिनट के अंदर इस मैप की बिडिंग 9 टायर 8 की पिल, जो 6 कलर्ड की लाइटनिंग को मतलब एब्जॉर्ब कर सके या समन कर सके। इस बिड के कारण जियान का भी चेहरा अगली हो गया रहता है। अब इसके ऊपर बिडिंग करने वाले लोग कम हो गए थे, क्योंकि प्राइस धीरे धीरे ज्यादा हो रहा था, तो लोग नेचुरली कम होते जा रहे थे। तभी एक गुस्से भरी आवाज में एक आदमी बिड की बोली लगाता है, 5 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग टायर 8 मेडिसिन पिल। एक दूसरा आदमी जो ब्लैक रोब में था, ये बोली बढ़ाकर 8, मतलब 8 7 कलर्ड कर देता है वो टायर 8 की पिल। मतलब वो बोलता है कि मैं 8 दूंगा टायर 8 की पिल, जिन पे 7 कलर्ड लाइटनिंग समन हो सकती है। ये मास्टर यावलाओ होते हैं। फाइनली अब मास्टर इस बिड में एंटर कर गए रहते हैं। वो आदमी जो इससे पहले थोड़ी गुस्से में बीट किया रहता है, इसने बोली बढ़ाकर एक 8 कलर्ड टायर 8 की पिल की बोली लगा देती है। मतलब ऐसा पिल जो 8 कलर्ड लाइटनिंग को सम्मन कर सके, और वो भी टायर 8 का पिल है। मास्टर बोली बढ़ाकर 3 कर देते हैं। इसके बाद वो गुस्से वाला आदमी शांत हो जाता है और अब बोली नहीं लगाता है। जियान इस समय राहत की सांस लेता है। जियान अभी कुछ मास्टर से कहने ही वाला होता है, तभी मास्टर कहते हैं, इतनी जल्दी खुश मत हो। तभी एक स्किनी फिगर जो स्टोन चेयर पर बैठा था, वो बोली बढ़ाकर 5 पिल्स कर देता है। जियान इस बंदे को घूर रहा होता है। ये बंदा जियान की ऑरा को सेंस कर लेता है और जियान की तरफ देखता है। इस समय जियान एक अनयूजुअल प्रेशर फील कर सकता था। मतलब ये अपनी आंखों से ही जियान पे एक स्पिरिचुअल प्रेशर अप्लाई कर देता है। यावलाओ इस प्रेशर को फील करके अपने हाथ के बस एक फ्लिक से इस प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या ही फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ है इस आदमी के पास, ऐसा जियान कहता है। यावलाओ कहते हैं, इस बंदे से केयरफुल रहो, ये लगभग लगभग बानसेंग लेवल का है। मास्टर यावलाओ बेड की प्राइस बढ़ाकर 8 पील कर देते हैं। इस समय मास्टर का भी एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया था। ये बिडिंग प्राइस इनके उम्मीद से भी बाहर जा चुका था। ओल्ड मैन बाओशान के पूछते हैं, क्या कोई इससे भी ऊपर की बोली लगाना चाहेगा? सभी लोग इस समय उस स्किनी मैन की तरफ देख रहे होते हैं। ये स्किनी फिगर एक कोल्ड लाफ देता है और बोली लगाता है, एक 9 कलर्ड टायर 8 पिल। मतलब ऐसा पिल जो टायर 8 का है और 9 कलर्ड लाइटनिंग को सम्मन कर सकता है, 9 रंग की बिजलियों को। इसकी ये बोली सुनकर सभी यहाँ हैरान हो गए रहते हैं। ये आदमी इस मैप के एक टुकड़े के लिए
9 कलर टायरेट की पिल की भी बोली लगा दिया, क्योंकि 9 कलर टायरेट की पिल काफ़ी कीमती होती है। इसके लिए तो एक डाउशेंग लेवल का बंदा भी मतलब अट्रैक्ट हो जाए। जियान का भी चेहरा ये सुनकर इस समय पूरी तरह से उतर गया रहता है। जियान के पास भी एक 9 कलर्ड पिल होती है। ये पिल बिस्ट होती है, मतलब जब एक पिल टायरेट का हो और वो 9 कलर्ड हो जाए तो वो एक जानवर के रूप में बदल जाता है, पिल बिस्ट के रूप में। और जो जियान ने इस पिल को एक डाउशेंग के टॉम से पाया रहता है। ये पिल बिस्ट काफ़ी अलग था और ये फ्यूचर में टायर 8 से टायर 9 के लिए भी मतलब ब्रेक थ्रू कर सकता था। जैसे इंसान डाउजोंग से डाउजुन जाता है वैसे ही ये बिस्ट भी कर सकता था। और इसके लिए डाउसेंग लेवल का बंदा भी नेचुरली इस पे अटैक कर सकता था। मास्टर जियान के कंधों पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं ये प्राइस कुछ ज़्यादा हुई हो गया, और मैं इस बंदे को भी पहचान गया हूँ। ये मेरा पुराना दुश्मन है और मुझे इससे अपना मैटर निपटाना है, मतलब पुराना हिसाब चुकता करना है। मास्टर उस स्किनी फिगर के बारे में बता रहे थे। जियान समझ गया था कि मास्टर इससे फाइट करेंगे यहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि इन लोगों ने एक बार ऐसे ही जब जियान पढ़ रहा था जियामा एम्पायर जियानान एकेडमी में, तो वहाँ पे जब ये मैप लेने गए रहते हैं तो इन्होंने वैसे ही मतलब जब ये मैप नहीं ले पाते हैं तो फाइट किए रहते हैं और फाइट करके उस मैप को ले लेते हैं। सेम ये यहाँ पे यही करने वाले थे। ये स्किनी मैन एक पिल रैबिट अपने स्पेस रिंग से निकालता है और इसे सहलाता है। वो भी इसे देना नहीं चाहता था, पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के लिए वह इसे ओल्ड मैन बाओशैन को दे देता है। इस पिल रैबिट को एग्जामिन करने के बाद ओल्ड मैन बाओशान इस स्किनी मैन को वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का मैप दे देते हैं। जियान मैप लूज करने के कारण काफी गुस्से में होता है। जियान इस मैप को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था, और वो अगर इसे फाइट भी करना पड़े इस स्किनी फिगर से जो कि लगभग लगभग बानसेंग होता है, तो जियान इसके लिए भी तैयार था। ओल्ड मैन अनाउंस करते हैं कि लास्ट आइटम इस ऑक्शन की कोई चीज नहीं है बल्कि एक इंफॉर्मेशन है, और ये काफी शॉकिंग है, इसलिए इसे हमने लास्ट में रखा है, ऐसा ये बताते हैं। वो कहते हैं द लेजेंडरी बोधिसत्व एंशियंट ट्री, जो किसी को शेंग लेवल में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करता है। शेंग मतलब बानसेंग या डाउशेंग। ये फिर से प्रकट होने वाला है, ऐसा ये बताते हैं। ये 1000 सालों में एक बार ही प्रकट होता है। बोधिसत्व एंशियंट ट्री, ये नाम सुनकर एंशियंट हॉल में मौजूद सारे लोगों में हलचल मच गई रहती है। अगर इस पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट के अगर हम ट्रेजर्स बनाएं तो टॉप 3 में ये आ सकता था, ये इतना ज़्यादा कीमती था। बोधिसत्व एंशियंट ट्री को नॉलेज इनकारनेशन भी कहा जाता है, मतलब ये ज्ञान का पेड़ है। बोधिसत्व ट्री के अंदर एक बोधिसत्व हार्ट होता है, बोधिसत्व का दिल। अगर कोई इस हार्ट को पाले तो वो आसानी से शेंग लेवल में पहुंच सकता है। ओल्ड मैन बताते हैं कि एक पुराने एक्सपर्ट जो कि उस समय डाउजुन 2 स्टार पर थे, उन्होंने बोधिसत्व हार्ट को रिफाइन कर लिया था, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके बाद वो 5 सालों में ही डाउशेंग लेवल पर पहुंच गए थे। और गाइज ये काफी फ्राइटनिंग है, क्योंकि कितने भी एक्सपर्ट्स हों उनको 20 साल 50 साल 100 साल लग जाते हैं, पर वो डाउजुन से डाउशेंग क्या बानसेंग में जाने में ही वो मतलब उनकी जिंदगी चली जाती है। अगर किसी को बोधिसत्व हार्ट नहीं मिला तो वो अगर बोधिसत्व सीड भी पाले, मतलब उसका बीज भी, तो उसके डाउसेंग लेवल में जाने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, ऐसा ये ओल्डमैन बायनशाओ बताते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो लाइफ टाइम में भी डाउजोन से बानसेंग अचीव नहीं कर पाते हैं, तो इसका नाम सुनकर ये लोग भी काफी एक्साइटेड थे। जियान को तो इस पर भरोसा भी नहीं हो रहा था। यावलाओ बोधिसत्व के बारे में पहले से जानते थे। जियान अपनी स्पेस रिंग से एक बोधिसत्व सीड निकालता है। इसके पास ये एक सीड पहले से होता है, ये इसने ब्लैक कॉर्नर रीजन में शायद पाया रहता है। वो बोलता है बोधिसत्व सीड तो बोधिसत्व ट्री को सेंस कर सकता है, पर इस सीड ने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों साइन नहीं दिखाया। जियान फिर सोचता है शायद ये बोधिसत्व ट्री काफी दूर होगा। ओल्ड मैन बाओ शैन से एक बंदा पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि ये बोधिसत्व एंशियंट ट्री इस बार कहाँ प्रकट हुआ है। ओल्ड मैन कहते हैं क्योंकि मैंने इसका नाम लिया है तो मैं आपसे इसके बारे में कुछ नहीं छिपाऊंगा। ये बताते हैं कि इस बार बोधिसत्व ट्री काफी दूर प्रकट हो रहा है। ये सेंट्रल लैंड के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में एंशियंट वेस्टलैंड रीजन में प्रकट हो रहा है। काफी लोग ये नाम सुनकर थोड़े स्तब्ध थे, तो ये बोधिसत्व ट्री इतने डेंजरस एरिया में प्रकट हो रहा है। जियान भी इस एंशियंट वेस्टलैंड रीजन के बारे में जानता था। ये डाउकी कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्डेस्ट एरिया था। यहाँ की हवा में भी पॉइजन है और यहाँ काफी फियर्स बिस्ट होते हैं, और ये आप ऐसा समझ लो कि डाउजून के पीक पर तो होते ही होते हैं। काफी टॉप एक्सपर्ट्स यहाँ जाने के बाद
वापस भी नहीं आए रहते हैं। ओल्ड मैन बाओशेन बताते हैं कि अब से 1 महीने बाद ये प्रकट हो जाएगा। तब आप लोग जान जाओगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। इसके बाद ये ओल्ड मैन कहते हैं कि ये स्पेशल ट्रेड अब फाइनली ओवर हो चुका है। आप सभी लोगों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। इस समय एंशिएंट हॉल का माहौल काफी शांत हो गया रहता है। लोग धीरे-धीरे अब यहाँ से जाने लगते हैं। यावलाओ भी कहते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और ये कहते हैं कि ये बोधिसत्व ट्री सच में काफी मिस्टीरियस है। तो हम यहाँ से निकलने के बाद मौका पाएंगे तो इसे जरूर पाने की कोशिश करेंगे। ये कहते हैं कि इससे हम डाओशेंग में एडवांस कर सकते हैं और फिर स्टार पवेलियन में भी एक डाओशेंग लेवल का वॉरियर होगा। तब ये हॉल ऑफ सोल्स